हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल मेरा नहीं आप सबका खेमो नाचो सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। सब बढ़िया मजे में। हाँ चलो तो आज हम पढ़ेंगे हमारा वीडियो नंबर 9। बट उससे पढ़ने से पहले आज हमारा स्लोगन क्या होगा? स्टडी टुगेदर ग्रो टुगेदर। सब मिलकर पढ़ेंगे, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। ओके तो दोस्तों इससे पहले कि हम शुरू करें, यार जाओ ना, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दूसरों को बोलो पढ़े, मिलकर के पढ़ेंगे ना यार, तभी तो मजा आएगा, है ना। सो लेट अस बिगिन वीडियो नंबर 9। सो आज का हमारा वीडियो है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन पर, है ना। कोऑर्डिनेशन जो हमने पिछले 2 वीडियोस में अब तक पढ़ लिया है। सो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं जल्दी से बता दो आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, है ना। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या था, याद आ रहा है? हाँ, कोऑर्डिनेशन को कहते हैं एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस बोले तो महक, खुशबू। जहां पर एसेंस होगी, महक होगी, कोऑर्डिनेशन होगा, वहां पर मैनेजमेंट अपने आप में इम्प्रोवाइज्ड होगा। पढ़ा था अपन ने। हाँ चलो तो आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की, कि कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सबको जो मैं बताने वाला हूं वो बड़े ध्यान से सुनना, कि सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन नॉर्मली बहुत बार पूछा जाता है, बट वो थोड़े ट्रिकी तरीके से पूछते हैं। वो इंपॉर्टेंस की जगह पूछ लेते हैं सिग्निफिकेंस। वो क्या है ना, आपकी वोकैबुलरी को टेस्ट करते हैं, है ना। तो डरने का नहीं, अगर पूछा जाए सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन तो क्या लिखना है? इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन ही पूछा है, वही लिखना है, ठीक है। तो उससे पहले आज अपन एक स्टोरी पढ़ते हैं। एक स्टोरी मैं आपको बताता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। आ रहा है सबको समझ में? ओके देखो, पहले तो आप सबने स्विगी के बारे में सुना है? सुना ही होगा, है ना। नंदन रेड्डी और राहुल जयमनी ने मिलकर के स्विगी कंपनी स्टार्ट की थी 2014 के आसपास में, ठीक है। अब स्विगी में कोऑर्डिनेशन क्या है ये समझना। स्विगी में जब आप खाना ऑर्डर करते हो तो आप देखते हो कि आपको पता चल जाता है कि रेस्टोरेंट वाले ने खाना एक्सेप्ट कर लिया है। आपको इनफैक्ट ये भी पता चल जाता है एज अ कस्टमर कि कब वो खाना बना रहा है, कब खाना रेडी हो रहा है, डिलीवरी बॉय कहाँ है, वो कब पहुंचा और वो कब आप तक आएगा, कितना टाइम लगेगा, किस रूट से आएगा, है ना, पता चल जाता है ना। तो नाउ इमेजिन क्या तगड़ा कोऑर्डिनेशन है इन सब का यार, है ना। मतलब आप देखो कि डिलीवरी बॉय को पता है कि वो कहाँ है और उसे कहाँ जाना है ना, किस रेस्टोरेंट में जाना है और उस रेस्टोरेंट से उसे किस जगह डिलीवर करना है, उसे सारी चीजें पता है। सिमिलरली कस्टमर को भी ये सारी चीजें पता है और ये सब एट द सेम टाइम रियल टाइम में हो रहा है। मतलब जो चीजें आपको पता चल रही है सेम टू सेम चीज, वही चीज कोऑर्डिनेट की जा रही है रेस्टोरेंट के साथ भी, वही चीज कोऑर्डिनेट की जा रही है डिलीवरी बॉय के साथ भी। तो आप देखो यार क्या तगड़ा कोऑर्डिनेशन है इनका। और इसके कारण क्या होता है कि आपका खाना आपको एग्जैक्टली ऑन टाइम मिल जाता है ना। तो यही एक रीजन है अपने आप में बहुत बड़ा, जो स्विगी को एक वेल एस्टैब्लिश्ड साइट बनाता है, वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस बनाता है, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस अपने आप में पता चल जाती है कि जहां कोऑर्डिनेशन होगा ना वहां काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, नो मैटर आप कितने डिस्टेंट अपार्ट हो, पोल्स अपार्ट ही क्यों ना हो, ठीक है। दूसरा एक अच्छा एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी बुक्स में है मुंबई के डब्बे वालों के बारे में। आप सबने सुना होगा मुंबई के डब्बे वाले बोले तो लंच बॉक्स वाले, है ना। तो वो क्या करते हैं, एक घर से निकलते हैं जहां से खाना तैयार होता है, वो जाता है रेलवे स्टेशन, ठीक है। रेलवे स्टेशन जाने के बाद वो जाता है, वहां पे उसकी स्क्रूटिनाइजिंग होती है, उसको छांटा जाता है कि किस किस लोकेलिटी में कौन कौन से डब्बे जाने वाले हैं। देन उन्हें स्पेसिफिकली उस ट्रेन में डाला जाता है उन डब्बों को, ठीक है। फिर एक इंसान दूसरे रेलवे स्टेशन पे होता है, उस ट्रेन जैसे ही आती है वो वहां से वो डब्बे पिक करता है और डब्बे जाकर के वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अलग अलग ऑफिस में। देखो यार क्या तगड़ा कोऑर्डिनेशन है इन लोगों के बीच में, है ना। तो आज हम इसी चीज को फोकस करते हुए पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है, ठीक है। फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज ग्रोथ इन साइज। समझना, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है तो एकदम से तो बड़ी होगी नहीं, धीरे धीरे करके बड़ी होती है। आज वो इतनी सी है, ठीक है, कल को उसने कस्टमर फ्रेंडली अप्रोच की, उसने मेहनत की, कस्टमर ओरिएंटेड टेक्निक्स यूज की, तो वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, है ना।
फिर उसने और मेहनत की तो वो थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी, और मेहनत की तो और बड़ी हो जाएगी, और एक दिन बहुत बड़ी हो जाएगी। राइट राइट। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे वहां पर एम्प्लॉयज बढ़ते जाते हैं, वहां पे काम बढ़ता जाता है। सिमिलरली वहां पर क्या बढ़ता जाता है? कोऑर्डिनेशन। तो ये पॉइंट अपने को क्या कहता है प्रिसाइसली? ये पॉइंट अपने को कहता है कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जाएगी वहां पे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट और ज्यादा होती जाएगी, एंड जहां जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन होगा उतना ही ज्यादा उस ऑर्गेनाइजेशन का साइज ग्रो होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, आप समझते हैं इस चीज की पूरी थ्योरी को। ठीक है, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में दो टाइप के गोल्स होते हैं। ठीक है, पहले होते हैं इंडिविजुअल गोल्स। इंडिविजुअल गोल्स बोले तो एम्प्लॉयज के गोल्स, लाइक एन एग्जाम्पल। और वो क्या हो सकता है एम्प्लॉय का गोल? एम्प्लॉय का गोल क्या होगा कि मेरे को बहुत सारा काम करना है, जितना हो सके उतना सारा काम करना है। ऐसा तो नहीं होगा, है ना। एम्प्लॉय का गोल क्या है कि यार कम से कम काम करके ज्यादा से ज्यादा सैलरी कमा सकूं, ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। और दूसरा गोल होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल। और वो क्या होता है? जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा टारगेट्स को अचीव करना उनका गोल होता है ना। ज्यादा से ज्यादा वो टारगेट्स अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में दो टाइप के गोल्स होते हैं, और दोनों ही गोल्स अपने आप में अलग अलग है, डिस्टिंक्ट हैं, है ना। उनके बीच में डिफरेंसेस हैं। चलो, ये तो डिफरेंसेस तो गोल्स में हुए। अब इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन को क्या फेस करना पड़ता है? डाइवर्सिटीज। समझना, हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला एम्प्लॉय कोई हिंदू हो, कोई गुजराती हो, कोई बंगाली हो, कोई मराठी हो, कोई वेज खाता हो, कोई नॉन वेज खाता हो, कोई खाना ही नहीं खाता हो। हाँ, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो अलग अलग डाइवर्सिटीज के अलग अलग सोच के अलग अलग पर्सपेक्टिव वाले लोग रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे में एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑल टुगेदर कोलैबोरेट करके काम करना बड़ा मुश्किल है, जहां पर गोल्स में भी डिफरेंसेस हैं, सोच में भी डाइवर्सिटीज हैं। इतना ज्यादा डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर वो हार्मोनाइजेशन यानी कि मिल करके, साथ मिलकर के काम नहीं करेगी तो एट द एंड ऑफ द डे वो फेल हो जाएगी। ऐसे में उन सबको साथ मिलकर के काम करना बहुत जरूरी होता है। सो ये कोऑर्डिनेशन ही है ना, ये अपना कोऑर्डिनेशन ही है जो मेंटेन करता है इतने सच डिफरेंसेस और डाइवर्सिफिकेशंस के बाद भी वो सारे लोग मिल करके काम कर रहे हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अच्छे से अचीव हो पा रहा है। आया समझ में ग्रोथ एंड साइज का मतलब? और ये हमें हेनरी फायोल के एक प्रिंसिपल पर लेकर के जाता है, जो है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, समझ में आया? तो ये जो प्रिंसिपल है ये भी यही कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में दो अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, पर दोनों के टारगेट सेम है, गोल अलग अलग है, टारगेट सेम है। अगर कुछ ऐसा कर दिया जाए कि एम्प्लॉय जिसका गोल कुछ और है और ऑर्गेनाइजेशन जिसका गोल कुछ और है, बट दोनों के टारगेट सेम है, उन दोनों के डायरेक्शंस को हम सेम कर दें, सबऑर्डिनेट कर दें, यानी कि एमेलगमेशन कर दें। एमेलगमेशन मतलब मिक्सचर कर दें टारगेट्स का, गोल का, तो काम बहुत आसानी से हो जाएगा और कोऑर्डिनेशन बैठ जाएगी। सो ओवरऑल व्हाट इज ग्रोथ इन साइज? ग्रोथ इन साइज का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती है वैसे वैसे वहां पे कोऑर्डिनेशन की और ज्यादा रिक्वायरमेंट होती जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारा दूसरा इंपॉर्टेंस कोऑर्डिनेशन का, दूसरी सिग्निफिकेंस, जो कि है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। समझना, ये एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी समझाया है। एक ऑर्गेनाइजेशन किसी एक बंदे से तो चल नहीं सकती, ना किसी एक डिपार्टमेंट से। वहां अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे मान लो एक हुआ फिनेंस डिपार्टमेंट, एक हुआ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक हुआ सेल्स डिपार्टमेंट, एक हुआ मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट्स है और इन सबके टारगेट्स अलग हैं। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट क्या काम करता है? फाइनेंस लाने का, पैसा लाने का काम करता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस करने का काम करता है। सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स को बूस्ट अप करने का काम करता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है? सेल्स को बूस्ट अप करने में हेल्प करता है मार्केटिंग करके। राइट, आ रहा है समझ में? तो इन सब डिपार्टमेंट्स ना अपने आप में बटे हुए हैं और इन सबके गोल्स अलग अलग हैं, इन सबके टारगेट्स, टास्क अलग अलग हैं, है ना। जैसे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को कोई मतलब नहीं है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कोई मतलब नहीं है सेल्स डिपार्टमेंट से, लेकिन अल्टीमेटली आप देखोगे
तो इन सबके गोल्स एक ही हैं, जो कि क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, है ना। अब इनके बीच में कनेक्टिविटी भी है। कैसे? मान लो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने अच्छे से पैसे कलेक्ट नहीं किए तो वो क्या नहीं ला पाएगा, रॉ मटेरियल नहीं ला पाएगा। रॉ मटेरियल नहीं ला पाया तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। प्रोड्यूस नहीं हुआ तो सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, बाबा जी का ठुल्लू, है ना। अब जब सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स ही नहीं हुई है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग करके भी क्या कर लेगा, खाली खाली डिमांड करे, खाली खाली मार्केटिंग करेगा क्या, है ना। तो समझना इस चीज को कि टास्क अलग अलग है बट अल्टीमेटली सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, हेल्प करता है इनके बीच में इस कनेक्शन को और स्ट्रांग बनाने का, ताकि अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है ना अपना, वो अपन अचीव कर सकें, वो अपन पा सकें। ठीक है। तो एक फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन एक बंदे से नहीं चलती, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां पे। ठीक है। सबके अलग अलग टास्क होते हैं पर उन सबका गोल एक ही है और वो सब एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है ना, इंटरडिपेंडेंट है। तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इनकी इंटरडिपेंडेंसी को और एनहांस करता है ताकि और अच्छे से काम कर सके। अब अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा तो फाइनेंस डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल अच्छे से कलेक्ट करने के बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक पहुंचा पाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अच्छे से प्रोड्यूस कर पाएगा और वो सेल्स डिपार्टमेंट को दे पाएगा, सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स बूस्टअप करने की कोशिश करेगा और उसमें उसकी हेल्प कर पाएगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट। आया समझ में? ओके, आगे बढ़ूं, चलो नेक्स्ट लास्ट जो इंपॉर्टेंस है हमारी कोऑर्डिनेशन की वो है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना। स्पेशलाइजेशन पॉइंट ये कहता है कि जैसे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन साइज में बढ़ती जाती है उसे स्पेशलिस्ट लोगों की जरूरत पड़ती है, लाइक टेक्निकल एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है एज एन एग्जाम्पल। ठीक है। तो वो जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना वो अपने काम में स्पेशलिस्ट होते हैं, मतलब अपने काम में माहिर होते हैं, है ना। उनका काम क्या होता है, इवेल्युएशन करना, जजमेंट करना, ऐसा उनको लगता है। समझना, एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे बड़ी हो रही है वहां पे अलग अलग स्पेशलिस्ट की डिमांड होगी और जो स्पेशलिस्ट होंगे उनको लगता है कि यार उनको सब आता है, उन्हें किसी से एडवाइस करने की जरूरत नहीं, उन्हें एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है ना। तो ऐसे में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? मान लो मेरा दोस्त है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो स्पेशलिस्ट है, वो अपने काम में परफेक्ट है और मैं एक एम्प्लॉय हूँ। ठीक है। अब जो स्पेशलिस्ट है वो किसी की नहीं सुन रहा है ना, वो अपने मर्जी से काम कर रहा है और मैं रोज बॉस की डांट सुनता हूँ, बॉस के अकॉर्डिंग काम करता हूँ। तो क्या मेरे और उसके बीच में थिंकिंग में डिफरेंस नहीं आएगा कि यार हम सेम ऑर्गेनाइजेशन में हैं पर मेरी तो चलती ही नहीं है। तो ऐसे में ऐसा रिजल्ट क्या होगा, हार्मोनाइजेशन खत्म हो जाएगा, है ना। टुगेदरनेस, साथ ही हाथ बढ़ाना वाला जो कंसेप्ट है वो खत्म हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे एंड एज अ रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हम अचीव नहीं कर पाएंगे। राइट। सो ऐसे में ये कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस बताता है। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, कोऑर्डिनेशन ये जो डिफरेंस है ना इन दो टाइप के लोगों के बीच में, एक एम्प्लॉय और एक स्पेशलिस्ट के बीच में, उस डिफरेंस को खत्म करता है। ठीक है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म कर देता है और हार्मनी को रेज कर देता है। सो तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो आज हम ने पढ़ ली। पहला अपन ने पढ़ा ग्रोथ इन साइज। ठीक है। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस भी बढ़ती जाएगी। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उन अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, तभी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को हम मीटअप कर पाएंगे। दैट इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। जो स्पेशलाइजेशन है, जो ये पॉइंट है जो ये कहता है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं बिकॉज स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स और एक नॉर्मल एम्प्लॉय के बीच में, तो कोऑर्डिनेशन से ये जो है इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। देन लास्ट टॉपिक जो आपके इस चैप्टर का है वो है मैनेजमेंट एज 21st सेंचुरी। ठीक है। समझ लो क्या है, ये बड़ा मजेदार है, छोटा सा ये समझ लेते हैं। पहले ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या थी मैनेजमेंट की, गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, यानी कि क्या दूसरों से काम करवाना ना मैनेजमेंट कहलाता है। बट अब 21st सेंचुरी में मैनेजमेंट की डेफिनेशन बदल गई है और वो क्या है, गेटिंग वर्क डन विथ अदर्स, यानी कि दूसरों से काम नहीं करवाना, दूसरों के साथ मिल करके काम करना मैनेजमेंट कहलाता है। सो गेटिंग वर्क डन विथ अदर्स। ओके, आ गया समझ में? कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करो। अच्छा लगा तो लाइक करो, मन करे तो सब्सक्राइब करो
एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जितने भी नोट्स मैं बना रहा हूँ ये सारे के सारे नोट्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाओ डाउनलोड करो। ओके ठीक है, मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा और टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।